गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फारुखसियर, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी अहमद शाह प्रथम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थीं? का ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये कहा था अली वर्दी खां ने कि तुम व्यापारी हो और तुम्हें किले का क्या करना है। अंग्रेजों को हर जगह किले ही बनाने थे, क्योंकि उन्हें तो भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर और डी मीर कासिम। तो ये वक्तव्य है फ्रेंड्स अली वर्दी खां का। उन्होंने ये कहा था कि वो बाहर तो अंग्रेजों को निकाल सकता है बंगाल की भूमि से, लेकिन समुद्र में आग लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं। सही कहा था इन्होंने, पहले उसका अंत करना है, अंग्रेजों का अंत सबसे पहले करना है, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो किस शासक ने कहा था? अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो फ्रेंड्स, ये कहा था अली वर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी से। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अब उत्तराधिकारी कौन हुआ? ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो अली वर्दी खां के जो उत्तराधिकारी थे फ्रेंड्स, वो थे सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, बी अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग, और डी तीसरा है भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इन कथनों में से कौन से कथन सही है या सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा दस्तक जो पास दिया था सिराजुद्दौला ने, उसका अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, और तीसरा है भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो ये तीनों ही सही हैं फ्रेंड्स। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच में विवाद के यही कारण थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, बी काल कोठरी की त्रासदी, सी अलीनगर की संधि, डी प्लासी का युद्ध। तो इसके बाद यहाँ सन दिया हुआ है, कौन सा कब हुआ उसकी बात हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है
इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा जो अधिकार हुआ वो हुआ 15 से 20 जून 1756 में। 1756 में 15 से 20 जून के बीच में। अब आते हैं काल कोठरी की त्रासदी, ये कब हुई? तो ये होती है 1756 में, 20 जून 1756। नेक्स्ट, कालकोट अलीनगर की संधि कब हुई? तो अलीनगर की जो संधि हुई वो 9 फरवरी 1757 को हुई। 9 फरवरी 1757। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये जो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव को जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो किस क्षेत्र की जागीरदारी मिल गई? परगना, नदिया, 24 परगना, नदिया, वर्धमान। ये बंगाल में एक जगह है, जिला है 24 परगना, नदिया, वर्धमान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्यों बनाया मुंगेर को राजधानी? ए, मुर्शिदाबाद से षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बी है, बंगाल के गवर्नर वैंसी टार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद से के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज ज्यादा इंटरफियर न कर सके, इसीलिए मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो बंगाल के किस नवाब ने लिखा था? तो ये लिखा था मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, मीर कासिम। मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा ही असाधारण कदम उठाया था? तो ये बंगाल के कौन से नवाब थे? ए, अली वर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर जाफर, डी, मीर कासिम। तो ये नवाब थे ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। मीर जाफर ने सभी व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म करके एक बड़ा ही असाधारण कदम उठाया। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं कथनों पर। तो पहला कथन है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए इस संधि के द्वारा, इलाहाबाद की प्रथम संधि। और दूसरा है, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। तीसरा है, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। पहला, इस संधि के अनुसार शाह आलम को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दे दिए गए। दूसरा है, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई। और तीसरा जो है, ये
हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि में हुआ था, जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, अब प्रथम संधि खत्म, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई? किसके किसके बीच में हुई? शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, बी है शुजाउद्दौला व क्लाइव, सी है मीर कासिम व क्लाइव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल क्लाइव का गधा व सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ये क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव को गधा व सियार की संज्ञा किसने दी थी? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। तो कर्नल क्लाइव को गधा और सियार किसने कह दिया फ्रेंड्स? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर ने क्लाइव को गधा और सियार दोनों संज्ञा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे बैताल या फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? बंगाल के किस नवाब को कह दिया भूसे से भरे एक बैताल के रूप में? मीर जाफर, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। किस नवाब को कहा? तो ये जो नवाब हैं उनका नाम है मुबारकुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल मालसन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह है कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। तो कर्नल मालसन ने कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, ये किसके संबंध में कहा था? वह तो ये कहा था मीर जाफर के संबंध में ये कहा गया था कि वह सोने की थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। अगला प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? डिंडीगुल जगह का नाम है डिंडीगुल। ए इमदी चिक कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। आधुनिक शस्त्रागार जो स्थापित किया टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से बाहर करेगा और अंततः भारत से? ए चंदा साहिब, बी मोहम्मद अली, सी हैदर अली, डी टीपू सुल्तान। तो ये घोषणा की थी फ्रेंड्स हैदर अली ने, हैदर अली। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अच्छा जगह संधि कब हुई? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये संधि के बाद कौन सी संधि हुई? तो इस संबंध में ये कौन सा कूट सही है? ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए का पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब कि ये मद्रास, इसके बाद मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बाद मंगलौर की संधि हुई, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुई, और इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है,
और इसमें अंग्रेजों के साथ कौन सा लीडर था या अंग्रेजों की तरफ से कौन लीडर बना हुआ था, तो उसको दिया गया है। इसका कूट कौन सा सही है फ्रेंड्स? इसका कूट जो है ए सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्मिथ थे, लीडर जो थे अंग्रेजों की तरफ से वो जनरल स्मिथ थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट, इनका नाम था जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो किस युद्ध के दौरान हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हुई? का सही आंसर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो मद्रास के गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकेरेने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ? टीपू का अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। बी है टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। तीसरा है ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। और चौथा, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग, जो श्रीरंगपट्टनम में संधि हुई, इसके तहत ऐसा था कि इनको अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। और दूसरे में है 3 करोड़ रुपया भी युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। युद्ध में जो क्षति हुई उसका इन्होंने हर्जाना भरा। और एक काम और हो गया ये मैंगलोर की संधि के तहत कि टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, जो सबसे दुखद रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। तो टीपू सुल्तान ने, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इन 5 देशों के साथ टीपू सुल्तान ने संपर्क किया। 1, 2, 3, 4 और 5। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग चालू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। और चौथा है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की सफलता से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया और अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो इनमें से क्या क्या सही है?
टीपू सुल्तान के संबंध में? ये चारों जो हैं ये टिप्पू सुल्तान के संबंध में सही है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। टीपू ने एक सिक्का के ढलाई प्रणाली की शुरुआत की और इन्होंने एक नया कैलेंडर या पंचांग भी चालू किया। टीपू सुल्तान ने माप तोल के लिए एक नए पैमाने को अपनाया जो और कहीं नहीं था। और फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर इन्होंने फ्रांस की क्रांति को देखा। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति में फ्रेंड्स जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी, तो इन्होंने भी अपने यहाँ क्या किया, एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने आप को नागरिक टीपू विहित करने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। टीपू के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान के विरुद्ध खड़े कौन कौन थे, कौन कौन से राज्य या कौन कौन से साम्राज्य? ए त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। बी त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं फ्रांसीसी। सी रुहेलखंड, त्रावणकोर, मराठा एवं अंग्रेज। डी रुहेलखंड, त्रावणकोर, निजाम एवं मराठा। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध खड़े होने वाले थे त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ये सभी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये सभी दोस्त थे, एक मित्रता करके रखी थी इन्होंने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसमें सभी कथन फ्रेंड्स सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों को पूरी तरह से विजय प्राप्त हो गई मैसूर के ऊपर। टीपू सुल्तान का जो राज्य था उसका नाम था मैसूर और इस मैसूर राज्य को पूरी तरह से अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया गया। और वोडेयार वंश के एक बालक थे कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर इन्होंने बिठाया और उसके ऊपर एक सहायक संधि लाद दी गई। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? फ्रेंड्स ये कहा था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है एक शेर की तरह जीवन जीना? बड़ी अच्छी उक्ति है, इन्होंने कही है। तो ये किसने कही है फ्रेंड्स? तो ये कहा है टीपू सुल्तान ने, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर यहां भी विचार करना है। सिखों के प्रथम गुरु 1469 से लेकर के 1538 तक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म तलवंडी नामक या ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लाहड़ा था। और तीसरा है अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया। इसके बाद सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से आज प्रसिद्ध है की नींव रखी। अर्जुन देव जी ने रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इन कथनों में से सभी कथन सही है। मुगल बादशाह के समकालीन हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी थे और तलवंडी ननकाना साहब में इनका जन्म स्थल था, जन्म हुआ था तलवंडी नाम की जगह पर। और सिखों के जो दूसरे गुरु थे अंगद देव या अंगदेव, इनका मूल नाम
लाहड़ा था। और अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान में दिया और जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक एक तालाब बनवाया। चलिए आगे चलते हैं। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो कौन से सिख गुरु थे? अर्जुन देव जी, हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया? ए सहायक संधि, बी समामेलन, सी युद्ध, डी धोखेबाजी। इसका सही आंसर है धोखेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की? अकाल तख्त। दूसरा है अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों को लड़ाकू बनाया? सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह। ये सही बात है फ्रेंड। हरगोविंद सिंह को अपने जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े। ये भी सही है, कीरतपुर में उनको अपने जीवन के अंतिम क्षण कश्मीर की पहाड़ियों में बिताने पड़े, वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। और तीसरा है सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। ये भी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। ये भी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सार न दाद? मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो ये कहा था गुरु तेग बहादुर जी ने। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है? ए अर्जुन देव, बी तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर, बाकला का बाबा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में क्या सही है? क्या सही है इनके संबंध में? सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु के संबंध, उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। सही बात है, 9 वर्ष इन्होंने पटना में बिताए। दूसरा, मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। सही बात है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। हाँ, 1699 में इन्होंने खालसा का आदेश जारी किया। चौथा, उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ की। चारों सही है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं ये चारों हैं, जफरनामा, दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी, डी है रणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।